गुड मॉर्निंग। पेन हो गया। आज नई सब्जेक्ट शुरू करनी है ना। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। इतिहास चल रहा था, ठीक है। इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे? मूर्त और अमूर्त, ठीक है। अमूर्त में क्या क्या होता है? जैसे कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि किसी ने लिखे, किसी के दरबार में कोई कवि रहा उसने लिखे, और कुछ यात्री आते गए समय समय पे, उन्होंने कुछ अपनी कृतियां लिखी, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत मूर्त में थे। दिख रहा है? पुरातात्विक में जैसे किसी ने कोई भवन बनवाया, इमारत बनवाई, है ना। मृदभांड मिट्टी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, ठीक, शिलालेख हो गए, है ना। अशोक से देखने को मिल रहे थे हमें प्राचीन काल में। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या? स्पेस और टाइम। स्पेस यानी कि कोई एक स्थान, तो हमने एक कोई स्थान चुना था। अब मान के चलो हमने अगर भारत का इतिहास पढ़ना है तो हमें भारत का स्थान ध्यान में रखना है, भारत की ज्योग्राफी ध्यान में रखनी है, किस रीजन की बात हो रही है। और रीजन को ही हम अगर समय काल में, समय खंड में अगर पीछे ले जाएं, समय यानी कि हम मान के चलो आज वर्तमान में खड़े हैं, ये क्या है? वर्तमान। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य अंधा है। भविष्य की गर्त में क्या छुपा है किसी को नहीं पता, भविष्य में कोई नहीं गया अभी, है ना। अभी से जस्ट 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इससे पीछे जो भी अतीत है, जो भी इसका भूत है, भूतकाल, ऐसा काल जो भूत में बीत गया, जो चला गया, हम उसका अध्ययन करेंगे। वर्तमान में हम रहते हैं, हम अतीत में भी नहीं जा सकते, हम भविष्य में भी नहीं जा सकते। हम कहाँ रहते हैं? वर्तमान में रहते हैं। तो हम वर्तमान में रहते हुए अतीत का, इसका अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? अतीत का अध्ययन हम यहां कर रहे हैं वर्तमान में रहते हुए, ठीक है। यानी वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। ये सब्जेक्ट है। ध्यान क्या रखना होता है? स्पेस एंड टाइम, ठीक है। अब हम जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के लिए हमें जो प्राचीन काल में, जो भूतकाल में, जो हमसे पीछे वाले काल में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके आधार पे हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। जैसे कि हमें स्रोत मिलते हैं, कहीं लिखे हुए स्रोत मिल जाते हैं, कहीं अलिखित स्रोत मिल जाते हैं, कहीं पुरातात्विक स्रोत मिल जाते हैं, ठीक है। अब आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले क्या हुआ, वो तो कहीं ना कहीं से लिखी हुई बातों से ही पता लगा पाएंगे। या कहीं किसी की इमारत बनी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, वहां से पता लगा पाएंगे, है ना। भवन निर्माण से, भवन निर्माण की कलाओं से, ठीक है। जैसे कि अगर ताजमहल बनवाया तो किस कालखंड में? ताजमहल भी कहीं ना कहीं अतीत में बना होगा। अब उस ताजमहल के बनने के क्रम में हम देखेंगे, वहां से कुछ ना कुछ हिस्ट्री निकालेंगे, वहां से उस हिस्ट्री को जोड़ेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट बनाएंगे। वही सब्जेक्ट क्या कहलाती है? वही सब्जेक्ट क्या कहलाती है? इतिहास, ठीक है। इतिहास में हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास करा दिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास हो गया है। प्राचीन भारतीय आरंभ से लेके 7वीं सदी तक का लगभग, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल कहते थे, वहां व्यक्ति, मानव पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है जीवन में, शिकारी जीवन जी रहा है, आखेटक जीवन जिसको बोलते हैं, कोई स्थायी गांव नहीं था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसको मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, वो पूरा काल समझा था। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल में आए थे, जहाँ हड़प्पा काल में लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई थी, है ना। ताम्रपाषाण काल देखा था, जो हड़प्पा और ताम्रपाषाण काल साथ में चलने वाली संस्कृतियां थी। ताम्रपाषाण काल में कुछ संस्कृति थे, कुछ कल्चर देखे थे, आहार, मालवा, जारवे, है ना। उसके बाद
हड़प्पा सभ्यता को समझा था, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखी थी। तो पहली नगरीकृत सभ्यता थी, पहली कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना। उसके बाद वैदिक काल में गए, जो ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई सभ्यता थी। लोग गांव में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, ठीक है। वैदिक काल में भी हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांट के पढ़ा था। उसके बाद फिर हम महाजनपद काल में गए, महाजनपदों का उदय देखा। ऐतिहासिक काल में लेखन प्रणाली का विकास हो गया था, मगध का उद्भव समझा था, मगध में शासन करने वाले वंशों को पढ़ा था। फिर मौर्य काल देखा था, मौर्योत्तर काल देखा था, गुप्त काल देखा था, गुप्तोत्तर काल देखा था। चोल रह गया था, चोल को हम आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ सकते हैं एक दो क्लास में, है ना। और साथ में हमने बुद्ध एवं जैन धर्म पढ़ा था, बुद्ध फिलॉसफी बताई थी, जैन फिलॉसफी बताई थी। यानी आपका प्राचीन भारतीय इतिहास लगभग कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, आपको नोट्स दिए जाएंगे, उसकी सहायता से अपने नोट्स को अपडेट करो, अपने ज्ञान को रिच करो, ठीक है। जो मैंने फाउंडेशन बनवाया है जीएस का, एंशियंट का, उसी फाउंडेशन पे अब आप क्या करोगे, इमारत खड़ी करोगे, ठीक है। आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर फाउंडेशन में नींव को कहीं कोई कमजोरी हो, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे बताओ। सब क्लियर है? वेरी गुड। तो आज जैसे हमने प्राचीन भारतीय इतिहास किया, वैसे ही हम आज से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के बाद हम जाएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास पे, ठीक। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए एक पहले मन में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पूरे पूरे सब्जेक्ट में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। मध्यकाल में आने से पहले कुछ छोटा सा भाग है जिसको हम बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद का और मध्यकालीन से पहले का, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। हालांकि वो कौन थे आपको पता है, वो अरब थे, अरबी लोग थे, है ना। अरब जगत के जो भी लोग थे वो अरबी थे। उसके बाद अरबों के बाद 300 साल तक भारत पे कोई आक्रमण नहीं हुआ विदेशों से। यहाँ पे 300 साल तक वे छोटे छोटे सामंत राजा अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, अरबों ने किया था। प्राचीन काल में तो ऐसे ईरान के हकमनी वंश के डेरियस ने किया था, उसके बाद सिकंदर ने किया था, जिसको दारा फर्स्ट कहते थे। प्राचीन काल में जो उस समय पे जो किया गया था, हाँ, सबसे पहले किया था ईरान के डेरियस ने, डेरियस, ईरान के डेरियस ने, हाँ। उसके बाद सिकंदर ने किया, वो प्राचीन भारतीय इतिहास में। उसके बाद फिर इंडो ग्रीक आते गए विदेशियों में, शक आए, फिर कुषाण आए, वो भी यहाँ आके रुक गए, बस गए, यहाँ राजा बने, ठीक है। अब हम मध्यकाल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमने लगभग 7वीं सदी तक, जब कन्नौज हम पढ़ रहे थे, वहाँ हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर ही त्रिपक्षी संघर्ष होता है, जो हमने बताया था ना, सामंत बन गए थे, कुछ अलग अलग क्षेत्र में राजा बन गए थे। जहाँ होते हैं ईस्ट की साइड पाल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों का संघर्ष होता है कन्नौज को लेके, ठीक है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, वो अरब आक्रमण जो हुआ था, वो 712 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके बाद 700 के बाद 300 तक कुछ नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद सीधे 1191 में होगा तराइन का युद्ध, ठीक है। उससे पहले महमूद गजनवी आएगा। क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। पूर्व मध्यकाल को छोटी सी हिंट में समझ लो, उसके बाद हम मध्यकाल शुरू करेंगे। मध्यकाल में देखो क्या करना है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमें एक तो दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। क्या पढ़नी है? दिल्ली सल्तनत, जिसको दिल्ली डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये दिल्ली में राजधानी बनाई इल्तुतमिश ने, वहां पे इस सल्तनत का विकास हुआ, ठीक है। तो हम पहले तो पूर्व मध्यकाल से दिल्ली तक पहुंचे कैसे, कि हम दिल्ली सल्तनत में आ गए। एक तो वो चीज हमें बीच की जाननी है थोड़ी सी।
हम दिल्ली में आ जाएंगे, फिर कैसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होगा और बाबर मुगल काल की स्थापना करेगा। एक तो ये चीज समझनी है कि हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंचे कैसे, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक को बाबर कैसे पराजित कर रहा है और मुगल काल की नींव डाल रहा है। ठीक है। अब मुगल काल के अंतिम शासक को कैसे यहां अंग्रेज आ रहे हैं और अंग्रेज आके उस मुगल काल को पूरा समाप्त कर रहे हैं। लास्ट में 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट को, मुगल सम्राट के पद को ही समाप्त कर देते हैं वो 1858 के भारतीय अधिनियम से। ठीक है। मुगल, तो मुगल काल तक हमें कंप्लीट खत्म करना है। ठीक है। फिर मुगल काल के जैसे जो जो अंतिम सम्राट आते जाएंगे, फिर वो हम कहाँ ले जाएंगे अपनी सब्जेक्ट को, आधुनिक भारतीय इतिहास में, जहाँ पुर्तगालियों का आगमन होगा, डचों का आगमन होगा, अंग्रेजों का आगमन होगा, डेनिस आएंगे, है ना, फ्रांसीसी आएंगे सबसे बाद में। तो वो फिर हम कहाँ ले जाएंगे अपनी सब्जेक्ट को, आधुनिक भारतीय इतिहास में। ठीक। अभी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कितने टॉपिक, कितने चैप्टर, कितने यूनिट मान लो, चैप्टर मान लो, टॉपिक मान लो, कितनी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो दिल्ली सल्तनत तक आने का और मुगल काल से निकलते हुए अंतिम मुगल काल तक पहुंचने का। फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर आधुनिक में। क्लियर। अब हम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कहाँ से होती है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत की जानकारी, दिल्ली सल्तनत के वंश, वो सब चीज़ें देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के साथ में एक और साम्राज्य का विकास होगा, वो है विजयनगर साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत में एक वंश था, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक नए साम्राज्य का उद्भव होता है, उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। हरिहर एवं बुक्का उसकी नींव डालते हैं। तो हमें दिल्ली सल्तनत के समय पे एक चैप्टर और खत्म करना है जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। और जब हम मुगल पढ़ेंगे तो मुगलों के संबंध हम सिखों से भी देखेंगे, मराठों से भी देखेंगे, राजपूतों से भी देखेंगे, तो हम मुगल काल में खत्म करेंगे। ठीक। कितने चैप्टर हो गए, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और विजयनगर साम्राज्य। ठीक। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में दो धार्मिक आंदोलन मुख्यतः पढ़े थे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। हम जब यहाँ मध्यकालीन भारत में आएंगे तो मध्यकालीन भारत में भी धार्मिक कुछ आंदोलन होंगे, तो हम उनको बांट के पढ़ते हैं दो भागों में। एक तरफ से मुस्लिम धार्मिक आंदोलन होगा जिसको हम पढ़ते हैं सूफी आंदोलन के रूप में। किस रूप में, सूफी, सब शब्द से जो बना है, सूफी आंदोलन। और दूसरा जो हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पे जो चलेगा, जो हिंदुओं के माध्यम से चलेगा, उसको बोलेंगे भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। इनको दोनों को आंदोलन बोलते हैं क्योंकि इन्होंने समाज में बहुत परिवर्तन लेके आए। ठीक है। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो ये इतने चैप्टर आपको खत्म करने हैं। कौन कौन से, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत के समय ही विजयनगर साम्राज्य का उद्भव होता है वो, और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। ये आपके सिलेबस में दे रखा है पूरा। नहीं, साथ में कंप्लीट चलता है। दिल्ली सल्तनत के समय ही कुछ सूफी ऐसे थे जो तुर्क लोगों के साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो सूफी आंदोलन वहीं से थे। लेकिन भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ पे केरल में 7वीं सदी में ही शुरू हो गया था, शंकराचार्य के माध्यम से। बीच में ठंडा पड़ गया, सूफी प्रभावित तो हो गया, फिर सूफियों को देखा कि यार ये लोग तो यहाँ आके अपने प्रभाव को जमा रहे हैं, अपने प्रभुत्व को जमा रहे हैं, अपने सूफीवाद को, अपने इस्लाम को मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ के हिंदू लोगों ने अपने हिंदू धर्म को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उसमें फिर आंदोलन बढ़ाया, जिसमें रामानंद, कबीर, शंकराचार्य। ठीक है। और हमें आगे को देखने को मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है।
तो ये सब कहाँ है? भक्ति आंदोलन में। यानी कि समझो बात, मध्यकालीन भारत में हमें पहले क्या पढ़ना है? दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है। दिल्ली के साथ में ही, बीच में ही क्या शुरू हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ चलेंगे कुछ आंदोलन। देखो अब क्या है, एक तो शासक होता है, शासक तो कहीं शासन कर रहा है, मान लो ये पूरा देश है, देश में कोई राजनीति हो रही है, तो मान लो ये शासक बैठा है, शासन कर रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में कुछ समाज में भी मूवमेंट चलते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ भक्ति मूवमेंट चल रहा है, यहाँ सूफी आंदोलन चल रहा है। कुछ सूफी संत तो ऐसे थे कि शासकों से संबंध ही नहीं रखते थे, कहते थे कि शासक अगर कोई राजा मेरे इधर पहले गेट से आगे से घुसेगा तो मैं पीछे से बाहर निकल जाऊंगा। यानी कि शासक की अलग चीज है, राजनीति, राजनीति अलग चीज है और धार्मिक मामले अलग हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शासक ऐसा होता है कि जो राजनीति में धर्म को समाहित करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। कोई शासक ऐसा होता है अलाउद्दीन खिलजी की तरह, वो ये कह देता है कि धर्म मैं नहीं जानता, धर्म में क्या है, धार्मिक मामले अलग हैं मुझसे, मैं अपने केवल राजनीति देखूंगा, ठीक है, पॉलिटिक्स देखूंगा, राजनीति देखूंगा। कहता है मैं कुरान में क्या लिखा है मुझे क्या मतलब, मैं तो वो करूंगा ना जो राज्य के हित में होगा। तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे भी शासक हैं। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि वो हमें जो भी पढ़ना है राजनीति के बारे में, वो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी। उसके साथ हम दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की राजनीति पढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ आंदोलन हो रहे हैं समाज में, जिसको भक्ति मूवमेंट, सूफी आंदोलन, ये सब धार्मिक हैं, सूफी और भक्ति, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीधे दिल्ली से कहां पहुंचेंगे राजनीति में? मुगल काल, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हम मान के चलो दिल्ली में है, अभी दिल्ली डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधे ही क्रॉस कर जाएंगे मुगल में। कहां पहुंचे? मुगल। तो दिल्ली और मुगल में कोई बीच में अंतराल नहीं है, क्योंकि अंतिम शासक को, दिल्ली के अंतिम शासक को सीधे बाबर आता है, सीधे अगले वंश की नींव डाल देता है, खत्म बात। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे साथ साथ दिल्ली के समय पे विजयनगर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ इन्हीं के सबके साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन कर रहे हैं। हमको इतने चैप्टर में डिवाइड करना है। कौन कौन से चैप्टर हो गए बताओ जल्दी। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मुगल काल, ठीक है। चलो भाई, हमने पूर्व मध्यकाल एक डिस्कस किया था कि हम दिल्ली सल्तनत तक आने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूर्व मध्यकाल की क्रोनोलॉजी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ भारत पर, मध्यकाल की बात चल रही है ये, मध्यकाल से पहले की। हालांकि 711 में भी हुए थे। 711 में उबैदुल्ला था अरबी, बुदैल था। इन दोनों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन ये बेचारे असफल हो गए, आक्रमण नहीं कर पाए सफल तरीके से। 712 में आ गए साहब अगली साल। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया। क्या हुआ? असफल हो गए, कर नहीं पाए। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से जजिया कर लेना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहला शासक जिसने जजिया कर लगाया भारत में,
जजिया कर सबसे पहले लगाया भारत में? सबसे पहले हटाने वाला कौन था? कल ही बताया है। कश्मीर पढ़ाया था कल। जैनुल आब्दीन शासन पढ़ाया था। कश्मीर का शासक भारत का पहला शासक था जिसने जजिया कर समाप्त किया था। जजिया लगाया, ठीक है। अब अरब आक्रमण जब 712 में हो रहा है, उसके 300 साल तक कुछ नहीं हुआ भारत में। 300 साल तक जो भी क्षेत्रीय राजनीति थी वो चलती रही। 300 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। विदेशी आक्रमण बाद में होता है तुर्क आक्रमण। अब तुर्क में भी अलप्तगीन है, सुबुक्तगीन है ना। तो सुबुक्तगीन का पहला तुर्क आक्रमण होता है, सफल होता है। लेकिन हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। एक तो होता है महमूद गजनवी में, महमूद गजनवी, और दूसरा है मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों कौन है? तुर्क। अरबों से कोई संबंध नहीं है। अब ध्यान रखना, एक तरफ अरब हो गए, 300 साल तक कुछ नहीं हो रहा, फिर सीधे तुर्क आ रहे हैं। तुर्क में हमें ध्यान क्या रखना है? पहले महमूद गजनवी है, उसके बाद मोहम्मद गौरी है, ठीक है। महमूद गजनवी को बुत सिकन कहते हैं, बुत सिकन, मूर्ति भंजक। मूर्तियों को तोड़ता था ये सीधे, इतना खिलाफ रहता था। लूटपाट मचाता था ये बुत सिकन, मूर्ति भंजक। किसको कहते हैं? महमूद गजनवी को, ठीक है। इसने सिक्के जारी किए थे। सिक्के पे जारी जो किए थे, एक तरफ अरबी भाषा लिखी थी, अरबी, अरब के नहीं है लेकिन फिर भी अरबी लिखी थी महमूद गजनवी ने, और एक तरफ संस्कृत लिखी थी, ठीक है। ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसपे एक तरफ अरबी भाषा लिखी थी, एक तरफ संस्कृत लिखी थी। अब आप लोग भी इतने काबिल बनो कि बिना नोट्स की सहायता से पूरा ऐसे बता सको, समझा सको। अलप्तगीन था, फिर सुबुक्तगीन था, उसमें मत जाओ। इतना ध्यान रखो कि महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी। कंफ्यूजन यही होता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही सिपह सलार, कहाँ? यहाँ 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 आक्रमण तो हुए थे 711 में, उबैदुल्ला और बदल ने किया था, सफल नहीं हुए, असफल हो गए ना। इधर अरब आक्रमण किस पे? भारत पे जी, भारत पर। तो भारत पे तो मध्यकाल में यहीं से आक्रमण शुरू हो रहा है ना, पहले अरब आ रहे हैं फिर तुर्क आ रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में हमने पढ़ा था, प्राचीन काल में सबसे पहले अलग चीज थी, वो तो बीसी में था, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। हाँ, सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, उससे पहले ईरान का हकमनी वंश का डेरियस शासक था, उसने आक्रमण किया था उस समय भारत में। मौर्योत्तर काल में देखा था इंडो ग्रीक आ रहे हैं, शक आ रहे हैं, कुषाण आ रहे हैं। जैसा विदेशी तो थे, शकों को कौन जीत रहा था भारत में? बुत सिकन, मूर्ति भंजक के बाद लिखा है बुत सिकन। बुत सिकन, बुत, बुत का मतलब कोई इमारत है उसको तोड़ दिया, मूर्तियां तोड़ दी। हाँ, उसने आक्रमण किया था उधर, पूरा मंदिर पूरा लूट के ले गया था मंदिर को। हम्म। इसीलिए तो इनको ये बोलते हैं, लूटने आए थे। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का ही सिपह सलार होता है जो भारत में रह जाता है और क्या, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। लेकिन उसकी राजधानी लाहौर होती है, ध्यान रखो। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका होगा? मोहम्मद गौरी का।
ममलूक वंश, गुलाम वंश। ठीक है। हाँ, गुलाम वंश की नींव जो डालता है भारत में। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में सुन लो। इसके भी सिक्के मिले हैं कुछ। एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति थी, एक तरफ कलमा लिखा हुआ था। एक तरफ क्या है, लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है, लक्ष्मी मैया का। एक तरफ कलमा लिखा हुआ है। किसके हैं ये सिक्के? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पता हो कि इसने तराइन के युद्ध किए थे। 1191। हाँ। तो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। किसका युद्ध? इसने तराइन के युद्ध किए। अब आप इतना ध्यान रखो कि तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी से संबंधित है। गौरी से याद रखो, गौरी हम लोग पार्वती को भी कहते हैं। ठीक है। तो पार्वती से याद रखो या गौरी से याद रखो, वो तराइन के युद्ध से संबंधित है। इस तरीके से लिंक करो इन चीज़ों को। बहुत कन्फ्यूजन होता है कहीं, अगर किसी ने कथन में आपको महमूद गजनवी दे दिया कि महमूद गजनवी ने तराइन का युद्ध 1191 में किया और पृथ्वीराज तृतीय के साथ लड़ा, तो आपको तो लगेगा सही है। ध्यान हमें क्या रखना था, वहाँ गौरी था वो। पृथ्वीराज तृतीय, वो भी देख लेना जाके, पृथ्वीराज। ठीक है। पहले जो युद्ध हुआ तराइन का, उसमें तो मोहम्मद गौरी हार गया, दूसरे में जीत गया। ठीक है। तो ये उसकी भारत में दूसरी हार थी। उससे पहले वो भीमद्वती से हारा था पहली बार। तराइन के युद्ध के बाद 1194 में होगा चंदावर का युद्ध, कन्नौज का शासक जयचंद। ठीक है। 1194 चंदावर का युद्ध, जिसमें जयचंद को पराजित करेगा मोहम्मद गौरी। 1194 चंदावर, तराइन के बाद चंदावर का युद्ध। हमें अब ध्यान क्या रखना है कि मोहम्मद गौरी का ही सिपह सलार सीधे कहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। सिपह सलार कह लो, गुलाम कह लो। अब वो बेचारा यहाँ रह जाएगा। अब वो यहाँ भारत में आके क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। क्या हुआ, आ गए हम दिल्ली सल्तनत तक, आ गए दिल्ली तक, कुतुबुद्दीन ऐबक तक आ गए हम। ये कुतुबुद्दीन क्या था, ये था। इससे पहले क्या था, ये था। इससे पहले ये हुआ। 300 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। क्लियर है पूरी क्रोनोलॉजी? नोट्स बना लिया? जयचंद, जयचंद कन्नौज का शासक था जयचंद। यही भाई साहब लिख रहे हैं ना, मोहम्मद गौरी, इन्हीं का तो युद्ध है ये दोनों, तराइन और चंदावर। हाँ, उन्होंने ही बुलाए थे। हाँ, रोंडारे। हाँ। आपको अगर एक एक अक्षर साहब चीज में बोर्ड पे लिखाऊं या एक एक चीज बताऊं, तो आप ये सोच रहे हो ना 4 दिन में मिडिवल हिस्ट्री खत्म करना, वो ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन 4 दिन में खत्म नहीं होगी। ठीक है। पर जो मैं बता रहा हूँ सवाल वहीं से बन जाएंगे, इसके अलावा छोड़ दें। हाँ, इतना ही पढ़ लो। अगर इतना ही अच्छे से पता है तो सवाल वो इसी में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बनेंगे। ठीक है। दिल्ली पढ़नी है, और दिल्ली पर ही हमें पढ़ना है मुगल काल। इसमें कुछ टाइम पे आगरा भी राजधानी रही थी। अब दिल्ली सल्तनत में आ जाओ। दिल्ली सल्तनत की हमें जानकारी कहाँ से होती है, इसके जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी या इसके स्रोत क्या है जानकारी के, दिल्ली सल्तनत की? वो उनसे जानकारी जब होगी तो हमें कुछ शासन या वंश की जानकारी होगी, तो शासक या वंश। ठीक है।
इतना याद रखना है बस। अब इसमें एक एकता व्यवस्था भी आपको मिलेगी। एकता व्यवस्था की जानकारी कहाँ से होती है, प्रशासनिक प्रणाली थी उनकी, वो भी देखेंगे दिल्ली में। लिख लिया। जानकारी के स्रोतों में अब हमें दो चीजें पता होती हैं, कौन कौन सी? पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में देखोगे यात्रियों का विवरण, और कुछ लेखकों द्वारा लिखी गई कृतियां, लेखक एवं उनकी कृतियां। अब देखो पुरातात्विक स्रोत जब देखने जाओगे तो पुरातात्विक स्रोत में दिल्ली सल्तनत के बारे में, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, या इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में नसरुद्दीन का मकबरा, ठीक है, या आगे चल के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा, ठीक है, या तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया तुगलकाबाद का किला। ये सभी चीजें कहाँ आपको रखनी है? पुरातात्विक स्रोतों में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको शासक या वंश के ही साथ में वहीं पढ़ेंगे, ठीक। लिख लिया। अब इसके अंदर क्या है वो मैं लिखवा दूं। चलो लिखो, दिल्ली सल्तनत की जानकारी के साहित्यिक स्रोत। यात्रियों का विवरण, कौन से यात्री आए? सुलेमान और अल मसूदी। सुलेमान 9वीं सदी में आया, ये 10वीं सदी में आया। सुलेमान ने लिखा सिलसिलातुल। अब आओ तुम, अब थोड़ी अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान ले लो। अब अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे आपको, अरब जगत के शब्द मिलेंगे, आगे चलोगे उर्दू के शब्द मिलेंगे, तुर्की के भी मिलेंगे, फारसी के भी मिलेंगे। अल मसूदी, अल मसूदी ने लिखी मुरूजुल जहब। ठीक है, हाँ पुस्तक सुलेमान की सिलसिलातुल और अल मसूदी की मुरूजुल जहब। अपने हिसाब से बना के समझ के नोट्स बनाना, बाद में चल के ये पता चले कि मुरूजुल जहब क्या था, एक हफ्ते बाद। और अभी रिवीजन करते रहना इन चीज़ों का तुरंत तत्काल। बाद में आपने आप नोट्स बना के लिख लिए और 10 दिन बाद ये देखोगे मुरूजुल जहब क्या था, हैं? बाद में नहीं आएंगे ना, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। सिलसिलातुल से हमें त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपक्षी संघर्ष किस किस के बीच में हुआ? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इसमें अमोघ वर्ष की महानता का भी विवरण दे रखा है कि अमोघ वर्ष एक बहुत महान शासक थे। इतना ध्यान रखो, त्रिपक्षीय संघर्ष। उससे भी जानकारी मिलती है हमें त्रिपक्षीय संघर्ष की, लेकिन महत्वपूर्ण इससे मिलती है पाल, प्रतिहार। जो अमोघ वर्ष था वो राष्ट्रकूट शासक था, अमोघ वर्ष, उसकी महानता का विवरण हमें सिलसिलातुल से मिलता है, सुलेमान की सिलसिलातुल से। यात्रियों के विवरण के अलावा कुछ लेखक एवं जीवनियां एवं उनकी कृतियां, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी
होती है। ठीक है, जैसे कि चचनामा। चचनामा का लेखक अज्ञात था, पता ही नहीं किसने लिखी है। इसी से हमें जानकारी मिलती है कि 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था भाई? 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में किसने किया था आक्रमण? देख के ही बता देते पंडित जी की तरह, देख के ही बता देते। मैं ये कह रहा हूं, नहीं पता तो देख के ही बता दिया करो। 712 में जन्म हो गया था, 712 में मोहम्मद गौरी का है। मुझे ये बताओ, 712 में मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था, फिर आक्रमण कैसे कर दिया? हाँ सब, 712 में तुर्क थे, मोहम्मद बिन कासिम तुर्क थे। आपने नोट्स नहीं लिखे सही से। कहाँ है बताना, तुर्क में? प्रूफ है? नहीं नहीं, ये प्रूफ है। ये 300 वर्षों तक जब कुछ नहीं हुआ है, ये 300 वर्षों तक पूरा मामला खाली पड़ा है। ये अरब आक्रमण है। अरब आक्रमण में 711, 712, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है। उसके बाद 300 वर्षों तक कुछ नहीं हो रहा है। आप ये क्या कर रहे होगे, मतलब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 में हो रहा है, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ उठा के रख रहे हो 300 साल बाद। क्लास में फिर क्यों बैठे हो? मैं फिर क्लास में बैठे ही क्यों हो जब 300 साल बीच में मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, और आप यहाँ की चीज 300 साल पहले की चीज 300 साल बाद रख रहे हो? दिमाग में इतना नहीं बनता कि 300 साल तक कुछ नहीं हुआ, और वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आ रहा है ये पूरा। और ये कौन कह रहा है मुझसे कि तुर्क में लिखवाया है? ये तो मैं ये भी नहीं कह सकता, प्रूफ दे दिया मैंने तो। 712 ईस्वी में किसका आक्रमण हुआ? किसका? नाम बोलो मुंह से। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण। तो हमें उसकी जानकारी कहाँ से मिली? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? चचनामा से। चचनामा एक ग्रंथ है। क्या? अलबरूनी? महमूद गजनवी के साथ आता है ये, ठीक है, अलबरूनी। और पुस्तक लिखता है किताबुल हिंद। या तहकीक ए हिंद। अब पूछूंगा मैं तुमसे सब चीजें। अभी एंशियंट पूछना शुरू करूंगा, अभी प्राचीन भारतीय इतिहास पूछना शुरू करूंगा अब आप लोगों से। रिकॉर्डिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी, 10 मिनट पहले खत्म करके क्लास की रिकॉर्डिंग, और 10 मिनट का जो बीच में मुझे ग्रेप बैक मिलेगा पूरा ब्रेक, फिर उसमें पूछूंगा आप लोगों से सभी से। कुतबी, कुतबी ने लिखी किताबुल यामिनी। मैं बहुत सारी चीजें और भी बोलता हूँ जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, जैसे उतबी गजनवी का निजी सचिव था, महमूद गजनवी का पर्सनल सेक्रेटरी था ये कुतबी साहब। समझ रहे हो? कुतबी कौन था? महमूद गजनवी का निजी सचिव।
इन्हीं सब से तो पता चलता है हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, कौन सा आक्रमण हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सिक्के बना रहा है। अलाउद्दीन अता मलिक जुबैनी द्वारा लिखी गई तारीख ए जहां गुसा। तारीख ए जहां गुशा। हसन निजामी द्वारा लिखी गई ताज उल मासिर। तारीख है जहां गुसा। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, याद करो अब। हल्के हल्के में ले रखा है हिस्ट्री। नाम तक नहीं बोला जा रहा, देख के हैं। अगली है मिनहाज उस सिराज की। तबकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज की कौन सी है, इधर ध्यान दो। तबकात ए नासिरी। उसके बाद आएंगे भाई साहब अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है इनसे। अमीर खुसरो। हम्म। अमीर खुसरो की नूह सिपहर आसिका। तुगलकनामा। ये किसकी है सब, अमीर खुसरो की। इधर का लिख लिया क्या, दूर दूर लिखो नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। याद तो करने पड़ेंगे, पूछूंगा। पहले ही मान रखे हो। अगला बरनी। बरनी की है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। और दूसरी है तारीख ए फिरोज शाही। अगला जाओ, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फुतुहात ए फिरोजा शाही। अगला आओ, इसामी की फुतुह उस सलातीन।
ये वही फुतु उस सलातीन है जिससे चरखा व्यवस्था के बारे में पता चलता है। लिख लिए? लिख लिया? हाँ साहब। तोप दाग दी है, आक्रमण हो गया। नूह से फिर जैसे से पता है भारत की प्रकृति, भारत की ज्योग्राफी के बारे में भी बहुत पता चलता है। तुगलकनामा से गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता चलता है, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो। अरे कुछ भी आ सकता है सर। आपको कभी ये पूछ लिया जाए लेकिन आपने इग्नोर कर दिया कि इसामी की फुतूह सलातीन निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो इसामी ने लिखी है। कभी बरनी पूछ लिया जाए तो ये जितनी लिखवाई है उतनी याद करो, सारी नहीं, सारी तो लिखवाई नहीं मैंने, इंपॉर्टेंट ही लिखवाई है पूरी, जिससे दिल्ली सल्तनत की जानकारी होती है और दिल्ली के महत्वपूर्ण शासक के बारे में बताता है वो। जैसे कि फिरोजा शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोजा शाही, और फिरोजा शाह तुगलक इतना इंपॉर्टेंट है कि फुतुहात ए फिरोजा शाही में दे रखा है कि इसने धूप घड़ी, जल घड़ी खुद बनाई थी। वैज्ञानिक तकनीकी विकास होता है कि धूप से चलने वाली ऐसी घड़ी के धूप से ही देख के बता दे कितना टाइम कितना बज रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब कहाँ से पता चलती हैं? अगला पेज ले लेते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। जानकारी इसकी हो ही चुकी है कि कहाँ कहाँ से होती है। अब इन्हीं जानकारियों के माध्यम से दिल्ली पे कुछ बनते हैं वंश। कैसे मुस्कुरा रहे हो पंडित जी? हैं? क्या हो गया? कमर हार गई? कुर्सी मंगवाए? तो टेबल को पीछे खींच लो, आगे मतलब थोड़ा आगे खींच लो, फिर उस पर हाँ उस पर आप कमर टेको आराम से, खड़े हो जाओ चाहे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, खिज्र खां के द्वारा बनाया गया सैयद वंश, मकबरों का काल जिसको कहते हैं सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश, इतने वंश पढ़ने हैं भाई, आपको याद कर लो। गुलाम खिलजी, मध्य में तुगलक डाल दो, गुलाम खिलजी तुगलक, और उसके बाद क्लियर, गुलाम खिलजी तुगलक और सैयद। अब देखो हमें शुरू कहाँ से करना है, एक ही पेज पे नोट्स बना लो कंप्लीट। गुलाम वंश में जब हम जाएंगे तो हमें इंपॉर्टेंट शासक है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद आता तो आराम शाह है, तो लिख लो भैया आराम शाह आता है तो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में बैठा था, 1206 से 1210 तक। डेट नहीं लिखवा रहा, नहीं तो आप रोने लगोगे फिर। 1206 से 1210, उसके बाद 1210 में आराम शाह बैठ जाता है, लेकिन 1210 में ही इल्तुतमिश गद्दी संभालता है, ठीक है। 36 तक बैठता है इल्तुतमिश, फिर 36 में रजिया सुल्तान आती है, 40 तक रहती है। फिर कौन आता है? बहराम शाह, ठीक है।
उसके बाद एक मोहम्मद करके आता है शासक। फिर एक शासक आता है अलाउद्दीन करके, इसी में भी। हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी अलग है, यहाँ भी एक अलग है। उसके बाद आते हैं हमारे बलबन, जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो पढ़ने हैं। हाँ, बलबन। ठीक है, महत्वपूर्ण लिख देता हूँ। इल्तुतमिश, बेटी इनकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के समय पे एक रुकनुद्दीन फिरोज नामक बैठ जाता है गद्दी पे कि मैं हूँ बैठूंगा, शासक मैं बनूंगा। फिर रजिया सुल्तान दिल्ली के लोगों से न्याय मांगती है, तब फिर रजिया को दोबारा बैठाते हैं। मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम वुमेन जो शासन चलाती है, रजिया सुल्तान। मेहराम शाह। उसके बाद सीधे बलवन लिख लो, बीच में दो शासक और हैं लेकिन लिखो मत, सीधे बलवन लिखो। और अगर किसी ने बाद में ये बोला ना सर ने नहीं लिखवाया है और सर ने गलत लिखवा दिया है, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्रूफ दे दूंगा फिर मैं हर चीज़ का। जब आप खिलजी वंश में जाओगे, फिर जाओगे देखोगे जलालुद्दीन खिलजी बैठेंगे 1290 में 1316 तक। जलालुद्दीन खिलजी लिखवाओ पीछे नाम, खाली जलालुद्दीन से याद रखो। हाँ, ऊपर है ही जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के भतीजे आएंगे अलाउद्दीन, चच्चा जान को मार देंगे छुरा भोंक के, अलाउद्दीन। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अरे जो पहले शासक है तो वो करेगा, कन्फ्यूजन ही नहीं है कोई, ये तो भतीजा है बेचारा। उसके बाद हम एक शासक पढ़ेंगे मुबारक खिलजी। जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मारा, इसलिए हमने उसको मुबारकबाद दी। वेरी गुड। ठीक है। अब मुबारक खिलजी के बाद भाई साहब चलते हैं तुगलक वंश में। तुगलक वंश में पहला शासक मिलेगा हमको गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने, गयासुद्दीन ने ही तुगलकाबाद का किला बनवाया था, बाग बनवाए थे, नहर बनवाई थी, डाक व्यवस्था शुरू करी थी। ठीक है। और ये कहता था कि राज्य का उत्पादन बढ़ा दो तुम, जैसे कि मान के चलो गेहूं का उत्पादन बढ़ा दो, आम का उत्पादन बढ़ा दो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, फिर हम क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे ज़्यादा। ठीक है। यानी कि उत्पादन बढ़ा के कर बढ़ा दिया इसने, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन के बाद आएंगे फिरोज शाह। देखा फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला मैदान। हाँ, इन्होंने, मोहम्मद बिन को जौना खां भी कहते थे, तो जौना खां के याद में जौनपुर भी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सब चीज़ लिखवा दूंगा मैं, अभी तो इतना लिख लो। आपके में तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में वंश कौन कौन से थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद वो मैं लिखवाऊंगा दोबारा। हाँ, सब चीज़ लिखवाऊंगा, ये एक एक करके पढ़ाने हैं, हवा में थोड़ी छोड़ना है सब। ये तो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है। एक शासक होगा अंतिम शासक, महमूद तुगलक करके। इसी के समय पे, इसी के समय पे तैमूर का आक्रमण होगा। 1398 की बात है शायद, तैमूर का आक्रमण जो होता है भारत में। आ जाओ सैयद वंश में, कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। किसमें, सैयद वंश में। और इसको मकबरों का काल कहते हैं, सैयद वंश को क्या कहते हैं, खिज्र खां इसके संस्थापक हैं, खिज्र खां। और इसको मकबरों का
काल कहते हैं। क्या हुआ? उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश में क्या जाओगे पढ़ने? बहलोल लोधी। ठीक है। उसके बाद बहलोल के बाद पढ़ोगे सिकंदर लोधी। और फिर अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोधी। ये लोधी वाले जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के हैं, सब अफगानी हैं। ठीक है। प्रथम अफगानी है ये। दूसरे अफगानी आगे चल के हम देखेंगे। हुमायूं के समय पे शेरशाह जबरदस्ती बैठ जाएगा मुगल गद्दी पे, तो शेरशाह दूसरा अफगानी है। ठीक है भाई। जानकारी के स्रोत आपके हो ही गए, वंश आपके हो ही गए। अब एक एक करके सभी शासकों को मैं खत्म करते चलता हूँ, तो आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है। क्या कह रहे हो? खिचड़ी पक गई? खिचड़ी तो नहीं पकी, क्लियर है मामला। डर तो नहीं लग रहा मध्यकाल से? मध्यकालीन भारतीय इतिहास से डर तो नहीं लग रहा? तो गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। हाँ। दूसरे लोग ज्ञान ले जाएंगे फिर। चलो उठा लो पहला। गुलाम वंश है, ममलूक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन पहला गुलाम था, ये तो पता ही है। मोहम्मद गौरी का सिपह सलार था, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। इसने राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर राजधानी थी इसकी। ठीक है। अब इसके अंदर के ही तो फैक्ट बताने हैं सब, वो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इसको कुरान ख्वां कहते थे क्योंकि ये कुरान की पंक्तियों को बड़ा सुरीला गाता था। क्या कहते थे इसको, कुतुबुद्दीन को? कुरान ख्वां। क्योंकि ये कुरान की पंक्तियों को बड़ा सुरीला गाता था। बेचारे चौगान खेल रहे थे, जैसे पोलो होता है, पोलो, चौगान घोड़े पे बैठ के। तो चौगान खेल रहे थे 1210 में। तो चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गए और मर गए। घोड़े से गिर के मरे। ठीक है। अब कुछ भी कह लो आप। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर। अच्छा, यही सब चीज़ें मैं आपको अगर बोल बोल के ऐसे ही घूम घूम के लिखवा दूँ आपकी कॉपी में, तो फिर आपको ये माइंड मैप है वो नहीं मिल पाएगा। कुरान ख्वां क्योंकि ये है कुरान की पंक्तियों को बहुत ही सुरीला गाता था, कुरान ख्वां कहते थे। लिख लेना अपना, लिख लेना अपने साइड में, या बाद में फिर कुरान ख्वां हो जाएंगी। आराम सा बैठा, लेकिन हमको इल्तुतमिश पढ़ना है। इसने राजधानी दिल्ली बनाई।
और दिल्ली राजधानी बनाई तो उस समय मुस्लिम जगत के जो आध्यात्मिक गुरु होते थे खलीफा, उनसे इसने पद की स्वीकृति ली। इसीलिए ये दिल्ली का वैधानिक सुल्तान बना, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, वैधानिक सुल्तान। दिल्ली राजधानी बनाई, खलीफा से पद की स्वीकृति ली और दिल्ली का वैधानिक सुल्तान बना। ठीक है। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगामी एक संस्था बनाई, तुर्क ए चहलगामी। इसमें 40 तुर्की अमीर लोग होते थे जो निष्ठावान थे, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। तो इन्होंने 40 तुर्की अमीरों, निष्ठावान अमीरों का एक दल बनाया, जिसको चालीसा दल भी कहते हैं, तुर्क ए चहलगामी या चालीसा दल। ठीक है। इसने दिल्ली को मंगोल आक्रमण होने से बचाया था। उस समय मांगवर्नी का झगड़ा हो गया था किसी मंगोल से, तो वो भागे भागे आए दिल्ली की सल्तनत में। तो मांगवर्नी ने शरण मांगी इनसे, इल्तुतमिश से, कि साहब हमें शरण दे दो। तो चंगेज खां, हाँ, तो चंगेज खां जब मांगवर्नी का पीछा कर रहा था तो इन्होंने मांगवर्नी को शरण नहीं दी। तो इसने, इसीलिए चंगेज खां के आक्रमण से, मुगल था चंगेज खां, था वो बौद्ध, मुस्लिम नहीं था, बौद्ध था, है ना। तो चंगेज खां, जिसका मूल नाम तेमुचिन था, तेमुचिन चंगेज खां का, तो बौद्ध जो था उसके आक्रमण से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया। तो इसको कैसे लिखोगे पूरी बात को? कैसे? मांग बरनी को शरण नहीं दी। आप लोग अपनी हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो इल्तुतमिश के बारे में पूरी बात। जी हाँ, इसलिए दिल्ली का वैधानिक सुल्तान बना था, क्योंकि खलीफा थे उस समय, आध्यात्मिक गुरु होते थे तुर्की जगत, मतलब इस्लाम जगत के। तो उनसे इन्होंने परमिशन ली कि साहब हम यहाँ राजनीति कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम तो शासक हो, अच्छे शासक हो, हम तुम्हें अनुमति देते हैं, वैध अनुमति देते हैं। अब तुम यहाँ के इस्लाम की तरफ से जब तक वैध अनुमति नहीं मिलती थी तब तक हम किसी को शासक नहीं मानते थे, क्योंकि ज़्यादातर कानून इस्लाम से निर्धारित होते थे राजनीति के। इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया था, ठीक है, और कॉपर का, तांबे का जीतल चलाया था, सिक्के। इल्तुतमिश के सिक्के क्या क्या? तांबा का जीतल और चांदी का टका। इल्तुतमिश भाई साहब ने चलाए। टका, टका चांदी का था, तांबा, तांबे का जीतल था। जीतल नाम था सिक्के का, जीतल या टका, जीतल और टका। नसीरुद्दीन महमूद इनका पुत्र था, उनके निधन पे इन्होंने दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में पहला मकबरा बनवाया, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में। भारत का पहला मकबरा है ये। कैसे मुस्कुरा रहे हो दोनों के दोनों? अच्छा, केयर कर रहे हो। दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में पहला मकबरा। हाँ, इतना ही लिख दो अपने समझ के अनुसार, जितना लगे कि समझ में आ गया उतना लिख लो। जो नहीं आ रहा है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में जाके कर लेना, और रिकॉर्डिंग लेक्चर में जाके करोगे। अभी नहीं ली, अभी वो 2 क्लास छूटी हुई है, क्योंकि एक समय में आंधी आ गई थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, और एक में तो रिकॉर्डिंग हुई है लेकिन उसमें, हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ मुझे लगता है इसमें आ रही है, चलो अभी तो आ रही है।
सेल डाउन है ना, इसके भी चेंज करवाने पड़ेंगे, वो चार्जिंग पे लगा रखे हैं। डलवाएंगे। लिख लिया। आगे बढ़ो, सिलेबस खत्म करना है। हाँ बिल्कुल। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के समय पे रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठ गए थे। हालांकि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी तो रजिया को बनाया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जबरदस्ती बैठ गए। रुकनुद्दीन फिरोज तो रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पे बैठ गए तो रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। तो दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के, दिल्ली की जनता ने क्या किया, न्याय दिया और रजिया को वापस गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है। हाँ, पहले नहीं लिखवाया मैंने, कहाँ है। हाँ, कुर्सी के पीछे तो हमेशा होता है बवाल। मिनहाज ने कहा था कि रजिया में एक सुल्तान बनने के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उसमें केवल एक ही अवगुण था। वो क्या था? वो महिला थी। बेचारी इसी वजह से तो। अच्छा। इसीलिए इसीलिए ये बेचारी हरियाणा में कैथल के पास मारी गई, हत्या कर दी इसकी। अरे वही मध्यकाल में कौन सी महिला शासक थी? अब आपको ये तो पता है ना ये किस वंश से थी, इसका भाई कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज इसके पिताजी कौन थे, तो तुम्हें पूरी क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हो ना आप, आपको ज्यादा नहीं लिखना है कॉपी में। मार मरवा दिया था हरियाणा के कैथल में। हाँ, क्योंकि देखो जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, पैट्रियार्की लोग होते हैं, जो हम पहले ही बताते हैं। और इस्लाम सबसे ज़्यादा पैट्रियार्की है। आप खुद सोचो कि आज भी इस्लाम की जगत में कोई भी महिला सोच नहीं सकती है कि मैं पूरे देश की राजा बनूंगी या मैं बहुत बड़ी शासक बनूंगी, प्रशासक बनूंगी, नहीं सोच सकती है। आप देखोगे कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जो भारत में प्रशासनिक भूमिका निभाती हैं, कितनी डीएम हैं, कितनी कमिश्नर हैं, कितनी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कौन है बताओ? मुस्लिम महिलाएं कहाँ मिलेंगी आपको? और कितनी मुस्लिम महिलाएं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बताओ? कौन सी मुस्लिम महिला है जो राज्य मंत्री है? कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज है? एक आध नाम बताओ मुझे। खुद सोचो। नहीं, इस्लामिक कंट्री में तो चलो देखो, इस्लामिक कंट्री में तो हम फिर भी ये मान सकते हैं कि वहां पे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में तो कोई रोक टोक नहीं है ना आगे बढ़ने के लिए। अब ये बताओ, कोई मुस्लिम महिला अगर पढ़ना चाहे तो उसको कोई मना कर देगा कि नहीं पढ़ सकती आप? उसको भी आरक्षण मिलेगा महिलाओं के। सब बने सब बन, सब बनेंगे, लेकिन वो इस्लाम जगत से। चलो आगे बढ़ो। बहराम शाह। इसके समय पे पहला मंगोल आक्रमण होता है भारत पे 1241 में, तेर बहादुर के नेतृत्व में। तुमको पता नहीं है क्या चल रहा है? किस वंश का शासक है ये? हाँ सर। फिर इनको बताओ बगल वालों को, किस वंश का शासक है? अरे जब तक जलालुद्दीन पे नहीं पहुंचोगे तब तक खिलजी में कैसे आ जाओगे? तो वही चल रहा है। वो तो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, अपनी हेडिंग डाल के लिखते रहो अलग अलग। अब कैसे नोट्स बना रहे हो आप लोगों के, मैं थोड़ी चेक कर रहा हूँ, इनके नोट्स सही है, इनसे देख लेना। बहराम शाह ने एक पद बनाया था, नायब ए ममलिकात, जिसपे सबसे पहले बैठाया था इख्तियार एतमीन को।
ठीक है। बहराम शाह ने किसका पद बनाया? नायब ए ममलिकात। इस पे किसको बैठाया? इख्तियार ए एतमीन को। आइए, इख्तियार एतमीन या इख्तियार ए एतमीन। 40 से 42, 42। अब हम जाएंगे सीधे बलवन, बलवन को पढ़ने। लिख लिया? बोल बोल के लिखवाऊं? ऐसे ही मजा आ रहा है? ऐसे ठीक है ना? चलें? बलवन। देखो, बलवन के समक्ष कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी। बलवन ने बहुत कुछ परिवर्तित किया। उन्हीं समस्याओं का इन्होंने क्या ढूंढा? समाधान। देखो, दिल्ली सल्तनत जब बैठी और उसमें गुलाम वंश की जब स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली राजधानी बनाया, तो क्या होता है कि वो तुर्क ए चालीसा, जो चालीसा दल जिसको हम बोल रहे थे, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, वो अब राजनीति में अपनी पकड़ बनाने लगेगा। और जो राजपद होता है, जो राजा होता है, उसकी गरिमा कम हो जाएगी। राजा की वैल्यू नहीं रहेगी इतनी। वैल्यू किसकी हो जाएगी? तुर्क ए चहलगामी की। ठीक है। तो यानी कि इसके सामने क्या क्या समस्याएं थी? राजपद की गरिमा कम हो रही थी, प्रतिष्ठा कम हो रही थी राजा की, और तुर्क ए चहलगामी की शक्ति बढ़ गई थी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? एक बंगाल में तुगरिल तुगरिल खां व्यक्ति था, वो बलवन के खिलाफ विद्रोह करता था। ये फालतू में तुम लोग शासक बने बैठे हो, मैं बनाऊंगा सब कुछ, मैं चलाऊंगा रूल। तुगरिल खां विद्रोह। दिल्ली में एक जनजाति थी, मेवाती। मेवाती आक्रमण करते रहते थे, फालतू में हल्ला काटते रहते थे आपस में, वहीं झगड़ा लूट लेते थे लोग। कोई दिल्ली से गया, लूट लिया मेवात में, तो मेवाती परेशान कर रहे थे। मेवाती समस्या। इसको ये भी डर था कि मंगोल दोबारा आक्रमण ना कर दें। बहराम शाह के समय पे पहला कर ही दिया उन्होंने। इल्तुतमिश ने तो खैर बचा लिया था आक्रमण होने से, नहीं तो चंगेज खां हिस्ट्री बदल देता पूरी। मंगोल आक्रमण भी इसके सामने एक समस्या थी, चुनौती थी। अब देखो, इन समस्याओं का समाधान बलवन ने कैसे किया। समस्या पे जाओ और समस्या को समझो कि इसका समाधान आप कैसे करोगे। तो जो समस्या थी कि राजपद की गरिमा बढ़ रही है, तो राजाओं को इन्होंने दैवीय शक्ति प्रदान कर दी, और ये कहने लगे कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है यहाँ पे, यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, अल्लाह की परछाई होती है। इसको इन्होंने बोला नियाबत ए खुदाई। खुदा यानी खुदा की परछाई है। क्या लेके आए समाधान के रूप पे? नियामत ए खुदाई, यानी कि जो राजा होता है वो ईश्वर की क्या होती है? परछाई। अल्लाह की क्या है? परछाई। एक और चीज लेके आए कि जो राजा होता है, जो शासक होता है, जो सुल्तान होता है, वो सर्वोच्च होता है, उसको जिल्ले लाही की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? जिल्ले लाही। ठीक है।
कुल मिला के राजा के महत्व को वरीयता देना, प्राथमिकता देना, उसको बढ़ाना। तो किस किस के माध्यम से कर रहा है? नियावत खुदाई, जिले लाही की उपाधि। तुर्क के चहलगामी की शक्ति बढ़ गई थी, तो इन्होंने कहा आज से तुम कोई काम नहीं करोगे, इसको खत्म कर दिया। तुर्क के चहलगामी को, 40 दल को ही खत्म कर दिया। हाँ। तुगरिल खां का विद्रोह जो हो रहा था, ये भाई साहब बलवन खुद गए थे उसको खत्म करने, स्वयं जाकर विद्रोह समाप्त किया, समस्या समाप्त। ठीक है। और एक और चीज याद रखो, नियावत खुदाई के साथ साथ इसने सिजदा, यानी दरबार में आओगे तो आप सिजदा करोगे। सिजदा सुल्तान के सामने करते थे ना झुक के, जहां पना टाइप का आइटम। तो सिजदा, पाबोस, झुकना, लेट के वो उस तरीके से करना, करनिस, कदम चूमना, सिजदा, पाबोस, करनिस, ऐसी प्रथाएं लागू की जिससे कि राजा की महत्व, राजा का इंपोर्टेंस बढ़ जाए, राजा की वैल्यू बढ़ जाए। ये प्रक्रियाएं, ये कुछ, जैसे अब मैं बोलूं कि आप लोग जब भी क्लास में घुसोगे तो मुझे क्या करोगे? सलाम। जिससे कि क्या रहे कि टीचर की वैल्यू बढ़ जाए। मुझे तो लगेगा ना टीचर की वैल्यू बढ़ रही है, आपको चाहिए लगे यार यार क्या है यार, नौटंकी है। तो दरबार में इसने ये सब आइटम शुरू करवा दिए। यही एक ऐसा व्यक्ति था जो ईरान के कुछ त्योहार थे, नौरोज, उसको इसने दरबार में आयोजित करवाना शुरू किया। पारसियों का त्योहार था नौरोज, नवरात्रि की तरह होता है। ठीक है। कन्फ्यूजन और मतलब अजीब लग रहा है क्या क्लास में बैठ के? क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनते रहो बस कहानी की तरह। मैं कुछ कहानियां ही सुना रहा हूँ, किसने क्या, कौन क्या कर रहा है। ठीक है। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है कि बहुत सख्त रहता था। कहता था कि मैं जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में क्रोध आ जाता है और मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है। तो यानी कि वो अपने आप को कहता था मैं बहुत उच्च वंश का व्यक्ति हूँ, बाकी सब क्या है, निम्न कुल के। बलवन बहुत कट्टर था जी। हाँ, उससे भी। अच्छा। देख रहे हो? हाँ, देखते जाओ इनकी बातें। मेवाती समस्या, मेवाती समस्या दिल्ली के पास थी, तो इसने दिल्ली के पास क्या किया? दिल्ली के पास सैन्य छावनी बनवा दी। अब वहां सैन्य छावनियां हो गई, अब लूटपाट करके दिखाओ, उड़ा दिए जाओगे। वो बागों में छुप जाते थे मेवाती, तो इसने बाग कटवा दिए। ये बाग कटवा रहे हैं, आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक बाग लगवाएंगे। उस समय तक तो खैर मेवाती समस्या समाप्त हो ही जाएंगी। तो मेवाती तो हैं, वो तो शुरू से लड़ा के रहे हैं। हाँ। हाँ, वो तो अभी भी करते हैं। हालांकि ऐसा है उनमें खून जोश, खून में जोश अच्छा खासा, तो वो उसी तरीके से उनकी प्रक्रिया रहती हैं हमेशा। क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया करने में पीछे नहीं हटते। जैसे अभी पंडित जी कह रहे हैं ना कि पंडित तो कट्टर थोड़ी है, जाओ। मंगोल आक्रमण, तो इन्होंने मंगोल के यहाँ पे दूत भेजे, शांति दूत। दूत भेजता रहता था कि भाई आक्रमण मत करना, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा हूँ, जो भी चाहिए बता देना। ठीक है। बलवन के बाद दो शासक और बैठते हैं, कैकुआबाद और क्यूमर्स। कौन कौन? कैकुबाद और क्यूमर्स। अब यही क्यूमर्स है जिसका सेनापति होगा जलालुद्दीन खिलजी, इस क्यूमर्स की हत्या कर देगा और दिल्ली पे खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो क्यूमर्स की हत्या किसने की? जलालुद्दीन द्वारा। ठीक है। जब जलालुद्दीन द्वारा इसकी हत्या की जाएगी तो हम खिलजी वंश की, हम्म, ठीक है, आ जाओ भाई।
कौन कौन से थे बताओ देख के। और जलालुद्दीन पता है क्यूमर्स की हत्या की, खिलजी वंश की नींव डाली, 1290 में बैठा, 96 तक रहा। अब जलालुद्दीन एक उदार प्रशासक था, मतलब था तो बहुत उदार लेकिन हत्यारा था ना। उस समय आम बात थी हत्या करना किसी की। अली अलाउद्दीन पे आ जाओ, जिसके बचपन का नाम अली गुरसस्प होता है, अली गुरसस्प। अलाउद्दीन इसकी हत्या कर देता है जलाल की। और हत्या करने के बाद दिल्ली के लाल महल में क्या करता है, दिल्ली के लाल महल में बैठ के राजगद्दी प्राप्त करता है, या अपना कोई राजा बैठता है तो क्या करवाता है, राज्याभिषेक। तो दिल्ली के लाल महल में क्या किया इसने, राज्याभिषेक। ठीक है। बचपन का नाम क्या था इसका, इसके साथ 4 योद्धा रहते थे, 4 योद्धा। उनकी तुलना करता था पैगंबर के 4 खलीफा से। क्या रहते थे इसके साथ, 4 प्रमुख योद्धा रहते थे इसके खुद के निजी, जिसकी तुलना करता था पैगंबर के 4 खलीफा से। अब देखो मैं खिलजी की कहानी सुन लो पहले, लिखवाना जरूरी होगा तो लिखवा भी दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को ये कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, द्वितीय सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ली। यानी कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, द्वितीय सिकंदर ए सानी, इसका भी विश्व विजय का लक्ष्य था। इसने दक्षिण भारत में भी अभियान किए थे और जीते भी थे। मलिक काफूर को भेजता था ये, मलिक काफूर वही था 1000 दीनारी जो गुजरात से रायगढ़ बघेल के अभियान में खरीदा था उसको। आपने अलाउद्दीन खिलजी की मूवी देखी होगी पद्मावत, पद्मावत में सब समझ में आ जाएगा। तो 1301 में इसने रणथंभौर पे आक्रमण किया, 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया, राजपूतों के पास आक्रमण कर रहा है। आप वहाँ पे जौहर प्रथा के बारे में देखोगे, इसमें पद्मावती जैसे महान विभूतियाँ सतीत्व को प्राप्त करती हैं आग में जल के अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, ठीक है, अपने सार को, अपनी अस्मिता को रक्षा करने के लिए। तो हम अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया वर्णन भी यहाँ इसके साथ पढ़ेंगे। अमीर खुसरो अपने आप को भारतीय तोता कहते थे, तो अमीर खुसरो इनके साथ खुद उस युद्ध में गए हुए थे, ठीक है। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। इसका 1000 दिनारी करके कौन था, मलिक काफूर, ठीक है। ये सब इसके बारे में लिखवाऊं कि कहानी सुनाऊं ऐसे ही, पक्का हट जाऊं। इसके बारे में लिखवाना अगर ज़रूरी समझो तो मैं लिखवा भी दूंगा, जैसे मैं मुंह से बोल के समझा रहा हूँ, या मुंह से बोल के लिखवा भी दूंगा। पर समय खराब मत करो, अपने को जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार भी किए थे भारत में, आर्थिक सुधार, आर्थिक बाजार व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की थी। ये कहता था कि हम सैनिकों को कम पैसे देंगे, लेकिन सैनिकों की जो ज़रूरतों के सामान हैं अगर हम वो उनको उचित दाम में दिलवा दें तो उनको दिक्कत नहीं होगी हमारी कम सैलरी देने के बाद भी। जैसे आज भी आप देखोगे भारत में कैंटीन की व्यवस्था होती है, जिसमें सैनिक लोग जाते हैं कम पैसों में अच्छा माल खरीद लेते हैं, है ना, टैक्स वैक्स फ्री। तो वो सैनिकों के कम सैलरी देने के बाद वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कम सैलरी में खरीद सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसने शुरू किया था।
इसने घोड़े एवं सैनिकों को पहचानने के लिए दाग एवं हुलिया प्रथा शुरू की थी। ठीक है। इसने राज्य को सही से चलाने के लिए गुप्तचर प्रणाली लागू की थी, जिसमें व्यक्तिगत अगर आपका कोई जासूस है तो उसको मुद्रियान कहते थे, और राजकीय गुप्तचर जो होता था उसको बरीद कहते थे, बरीद। ठीक है। बाजार को चलाने के लिए इसने राय परवाना नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, और उसको संचालित करने वाले कुछ 7 नियम लागू किए थे, दीवान ए रियासत जिसको कहते हैं। ठीक है। इसने बीच बीच में जो मध्यस्थ करते थे, जैसे कि राय, मुकद्दम, खूत, चौधरी, इन सबको समाप्त कर दिया, और किसानों से सीधा माल खरीदो, सीधे मंडी में आओ। ठीक है। मंडी में आप आओ, सीधे माल बेचो। इस तरीके के इसने आर्थिक सुधार किए। भूमि सुधार भी किए। इसने भूमि माप की इकाई भी शुरू करवाई, भू मापना, जमीन को मापना। ठीक है। लिखवाना है सब? लिख रहे हो आप? नोट्स में है सब जो मैं दूंगा ना, वो नोट्स में है, बस इतना समझते जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ बस कहानी की तरह सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ जी। नोट्स में भी हैं, बुक्स में भी हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, हर चीज़ में है। मैं जो यहाँ आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो, ध्यान में रखो। तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल में एक तरीके से आर्थिक तौर पे कोई काम कर रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है उन चीज़ों में, इतना दूरदर्शी था। उसको पहले से पता है कि मुझे पता है कि अगर सेना में कोई व्यक्ति गलत भर्ती हो जाएगा, जैसे मान लो होते हैं, आज भी होते हैं, नकली डॉक्यूमेंट दे के भर्ती हो जाते हैं, हाई स्कूल की गलत मार्कशीट बनवा ली, हो गए प्लस में भर्ती। तो वो पहले से ही जानता था कि गलत भर्ती होंगे, तो मैं उसको पहले ही क्या करूँ, घोड़े को दाग दूँ, भर्ती हो गया। हुलिया, सबका हुलिया बनवाता था, स्केच बनवा के रखता था सैनिकों का, पता लगे कि हाँ भाई तुम ही मेरे सैनिक हो। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा वर्दी पहन के आ जाए और सेना में आ जाए, कह दे हम तुम्हारे सैनिक, हम लड़ने चलते हैं। बहुत दूरदर्शी था। हालांकि उसमें बायोमेट्रिक नहीं थी, तो लेकिन उसने उस समय पे उस तरीके से पूरा निर्णय लिया। अर्थव्यवस्था को कैसे लागू करना है, कैसे चलाना है, उसके लिए उसने सब छोड़ रखे थे। उस समय पे वो भी थे दलाल। दलाल जो होते हैं, जैसे अब जाओगे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो सबसे पहले दलाल बीच में रोक लेंगे, आरटीओ ऑफिस में, कहीं किसी भी जगह चले जाओ आप, कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे भी दलाल मिल जाएंगे आपको कि हम आपका काम कराएं। ऐसे वहाँ पे भी दलाल थे। किसान आया, दलाल बीच में मिल गए, साहब हम हाकिम हैं बाजार के, अपने आप को ये कहते थे हम हाकिम हैं। आप आज भी देखोगे तो बहुत से लोग अपने आप को हाकिम कहते हैं। हाकिम का मतलब हुक्म, हम करवाएंगे आपका काम। तो वो अपने आप को कहते थे हाकिम ए बाजार हैं, हम बाजार के हाकिम हैं। होते दलाल थे। उधर व्यापारी से रिश्वत लेते थे, इधर उसका माल बिचवाने के लिए बीच में खा लेते थे माल। हाँ, अरे दोनों तरफ से मारते थे मुंह। ठीक है। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय पे देश के लिए वो दिया था जो आज भी बहुत जरूरी है। ठीक है। आर्थिक सुधार, भूमि मापना, उसको कैसे लागू करना है। आज भी देखोगे बाजार नियंत्रण व्यवस्थाओं में हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, बाजार इकोनॉमी को, मार्केट इकोनॉमी को, जिससे कि लोगों के कम पैसों में गुजारा हो सके। वैल्यू को, मूल्यों को कैसे नियंत्रित करते हैं। मान लो कोई चीज़ महंगी ना हो जाए, प्याज 500 रुपये किलो ना हो जाए, कंट्रोल करते हैं ना। हाँ, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके सब आर्थिक सुधार हैं। राजनीतिक सुधारों में जाओगे तो राजनीतिक सुधारों में ये देखोगे कि इसने राज्य को चलाने के लिए किसी मुगल दस्तावेज का इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं शरीयत में जो लिखा है वही करूं, नहीं, मैं वो करूंगा जो राज्य के हित में होगा। मैं नहीं जानता कि शरीयत